नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में 2 भाग हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। तो पहले गद्य भाग है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में प्रेमचंद का जीवन परिचय और जो हमारा पहला अध्याय है कहानी 2 बैलों की कथा, इसका पाठ परिचय पढ़ा दिया था। तो यह कहानी है 2 बैलों की कथा और ये कलम के सिपाही उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित है। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित की गई हैं। तो ये भी मानसरोवर से ही कहानी ली गई है। कहानी का शीर्षक है 2 बैलों की कथा, यानी 2 बैलों की कहानी। तो आज हम 2 बैलों की कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, अभी जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन, यानी जिसकी बुद्धि सबसे कम हो। तो सबसे मूर्ख, सबसे बेवकूफ़ जानवर किसे बोलते हैं? गधे को मानते हैं सब। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, पहले दर्जे मतलब प्रथम श्रेणी का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं कि ये तो गधा है, यानी एकदम बेवकूफ़ है, प्रथम श्रेणी का बेवकूफ़ है, तो उसे हम क्या कह देंगे? गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? निरापद सहिष्णुता किसे बोलते हैं? निरापद शब्द का अर्थ होता है निसंदेह है और सहिष्णुता शब्द का अर्थ होता है सहनशीलता। तो मतलब निसंदेह वह सहनशील है, इस कारण वह सीधा है, इस कारण उसे बेवकूफ़ मानते हैं। ये लेखक का विचार है कि इस कारण शायद उसे बेवकूफ़ मानते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन ने, उसकी निसंदेह सहनशीलता ने उसे ये पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। लेखक विचार कर रहे हैं कि वह बेवकूफ़ वास्तव में बेवकूफ़ है या वो सीधा है, वो बहुत सहनशील है, इसलिए उसे गधा बोलते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं। ये इसमें कोई निश्चय नहीं, अब तक नहीं किया जा सका है। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अनायास मतलब आसानी से, सरलता से। सिंहनी का यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया न दिखाई देगी। यानी उसे चाहे कितनी ही सड़ी हुई घास, खराब घास डाल दो, कभी उसके चेहरे पर कोई असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। वैशाख महीने में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल मतलब कलोल करना या आनंद क्रीड़ा करना, कभी उछलना कूदना करना कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद मतलब दुख स्थायी रूप से छाया रहता है, कि हमेशा वह दुखी रहता है। उसके चेहरे पर एक दुख की छाया हमेशा रहती है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा। कि ऋषि मुनि में के जितने गुण होते हैं ना, वे सारे गुण किस में हैं? गधे में हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, यानी कितना क्या है? कभी दुख नहीं महसूस करता, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, सदा एक सी स्थिति में रहता है। फिर भी लोग उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ़ कहते हैं गधे को। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित यानी शायद सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, कि सीधा होना इस संसार में सही नहीं है। देखिए ने भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए यानी बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। भारतीयों के लिए कहा है, भारतीयों पर व्यंग्य किया है कि भारतीय कितने सीधे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अफ्रीका में उनकी दुर्दशा हो रही है,
फिर भी वो चुपचाप हैं। अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, फिर भी वो चुप रहते हैं, कभी शराब नहीं पीते और बुरे समय के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, आड़ तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें बेवकूफ़ ही कहा जाता है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में गणना करने योग्य बना दिया है। उसने अमेरिका का सामना किया और सभ्य जातियों में, श्रेष्ठ जातियों में जापान का नाम आने लगा। लेकिन भारतीय क्या हैं? सहनशील हैं। तो ये भारतीयों पर व्यंग कर रहे हैं लेखक। आगे देखो, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, यानी थोड़ा कम ही बेवकूफ़ है। गधे को ज़्यादा बेवकूफ़ मानते हैं, प्रथम श्रेणी का बेवकूफ़ उसे करना होता हो तो उसे गधा कहते हैं। लेकिन उसका एक छोटा भाई है जो उससे कम गधा है, मतलब उससे थोड़ा कम बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ तो वो भी है लेकिन कम है, और वह है बैल। किसे कहा गया है? बैल को। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी में मिलते जुलते अर्थ में बच्चा के ताऊ का प्रयोग करते हैं। बच्चा का ताऊ क्या है? मुहावरा है, और बच्चा का ताऊ मुहावरा का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। तो जिस प्रकार हम गधा बोलते हैं, गधा किसको बोलेंगे? ये तो गधा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया यहाँ पर, तो वह बेवकूफ़ है। तो इसी प्रकार बच्चा के ताऊ का भी मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। तो बच्चा बैल का ताऊ किसे कहा गया? मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं। तो बैल है वह भी गधे के श्रेणी का ही, उससे थोड़ा कम ही बेवकूफ़ है, लेकिन है वो भी बेवकूफ़। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, यानी गधे से भी अधिक बेवकूफ़ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, यानी गधा कभी नहीं मारता लेकिन बैल कभी कभी मारता है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, अड़ जाता है, आगे भेजते हैं तो आगे नहीं जाता है, पीछे लाते हैं तो उसको खींचते हैं तो पीछे नहीं जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी सबसे अधिक बेवकूफ़ किसे कहा है लेखक ने? गधे को, और उससे नीचा, थोड़ा नीचा स्थान बैल का है। यानी वह भी बेवकूफ़ तो है लेकिन थोड़ा कम बेवकूफ़ है, गधे से कम है। झूरी काछी एक किसान का नाम है, व्यक्ति का नाम, के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दो बैल थे झूरी काछी के पास, उसका नाम था हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति, मतलब नस्ल के, जैसे होता है ना, ये गिर नस्ल का होता है, राठी होता है, वैसे ही देखने में सुंदर, काम में चौकस, तैयार, डील में ऊंचे, शरीर में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, आपस में प्रेम हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा यानी बिना बोले ही, इशारों में ही, बिना बोले ही, चुपचाप ही एक दूसरे से विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान कर लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कि सभी जीवों में मनुष्य क्या दावा करता है? कि वह सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है सबसे, लेकिन वह भी इस शक्ति से वंचित है। कौन सी? कि बिना बोले ही, मूक भाषा में ही विचारों का आदान प्रदान करना। तो दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, मतलब अलग होने, टुकड़े करने के नाते से नहीं। विग्रह मतलब टुकड़ा करना, लेकिन अलग होना, कि अलग होने, लड़ाई करने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, ऐसे आप मस्ती करने के लिए आपस में सींग मिला लेते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद मतलब जो उसके खाने का होता है, आप बोला लाश बोलते हैं जैसे अपनी भाषा में,
नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो ये दो बैलों के बारे में बताया कि वह दो बैलों का नाम था हीरा और मोती, और दोनों आपस में, दोनों का घनिष्ठ संबंध था। दोनों आपस में प्रेम करते, साथ में खाते, ज़्यादा का एक दूसरे से ज़्यादा काम करने की कोशिश स्वयं करते। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को, गोई मतलब गाय को, यानी इन दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया, अपने ससुराल भेज दिया खेतों में काम करने के लिए। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। दोनों ने यह अनुमान लगाया कि मालिक ने बेच दिया है। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया, उसका नाम क्या था, गया, को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ है बहुत परिश्रम कराना। बैलों ने उसे बहुत परिश्रम कराया, दांतों में भी पसीना आ गया, बहुत परिश्रम में कराया। पीछे से आंकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, एक दाएं भागता और एक बाएं भागता। पगहिया, पगहिया बोलते हैं जो रस्सी होती है ना, उसके गले में बांध करके या फिर सींगों में डाल करके जो आगे रस्सी पकड़ते हैं ना, उस रस्सी को पगहिया बोलते हैं। पगहिया यानी आगे से पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोड़ लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके उंकारते, मतलब उसके साथ जाने से इनकार। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, आवाज़ दी होती, तो झूरी से, अपने मालिक से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में, तुम्हारी नौकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो ये किसके विचार हैं? ये उन बैलों के विचार हैं। वे सोच रहे हैं कि अगर उनके, लेखक कह रहे हैं कि अगर उनकी वाणी होती तो वे वाणी में अपने मालिक को ये शिकायतें करते कि हमारी सेवा में क्या कमी रह गई जो तुमने हमें बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। खाने के लिए चारा पानी आया आगे तो किसी ने भी चारा नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, किस कारण? अपने मालिक ने उन्हें बेच दिया ये सोच करके। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से, पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में, यानी बिना बोले, सलाह की एक दूसरे से, इशारों में, आंखों में बात की, चुपचाप बिना बोले ही। एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियों से मतलब तिरछी नज़रों से देखा और लेट गए। बिना कुछ खाए पाए चुपचाप लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ना मतलब जब गांव सारा सो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। जो रस्सी थी वह रस्सी तुड़ा डाली और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, यानी रस्सी ना वो बहुत मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में ही रस्सियाँ टूट गई। तो मजबूत थी रस्सियाँ तो, लेकिन एक एक झटके में ही उन्होंने वह रस्सियाँ तोड़ डाली। झूरी, जो उनका मालिक था ना असली, वह झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अपने अपने, वो बोलते हैं ना मारवाड़ी में ठाण, जो अपने बांधने का स्थान होता है उसको वहाँ पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव वही पगहिया जो रस्सी होती है ना, बांधने की रस्सी, उसे बोलते हैं गराव। घुटने तक पांव कीचड़ में से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह मतलब क्रोध, गुस्सा भी है, लेकिन अपने मालिक के प्रति प्रेम भी है। गुस्सा है कि हमें क्यों बेच दिया, लेकिन मालिक के प्रति प्रेम है इसलिए वापस आ गए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। मालिक था, खुश हो गया कि देखो मेरे बैल वापस मेरे पास ही चल करके आए हैं, उसके पास नहीं रहे, मैं इन्हें बड़े प्रेम से रखता हूँ। तो बैलों का अपने प्रति प्रेम देख करके झूरी स्नेह से गदगद, खुशी से पागल हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था।
घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी, उसके खाने पीने का सामान लाया। सभी खुश हो गए कि देखो कितनी दूर से दोनों बैल रात को तुड़ा करके, रस्सी तुड़ा करके वहाँ से और अपने मालिक के पास ही वापस आ गए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, कि यानी आदमी ही हैं उस जन्म के, पहले के जन्म के। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस नहीं हुआ, इसका विरोध करने, इस बात का विरोध करने का किसी में साहस न हुआ। अब देखो कहानी में ट्विस्ट। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। देखो झूरी मतलब जिसके बैल थे, उसने अपने घर पर उन बैलों को देखा तो बहुत खुश हुआ, स्नेह से गदगद हो गया, उनको जाकर गले लगाया। लेकिन उसकी पत्नी ने उन बैलों को अपने घर के द्वार पर, अपने घर में देखा तो जल उठी। क्यों जल उठी? क्योंकि वह बैल उसने किसे दिए थे? अपने भाई को काम करने के लिए दिए थे, कि भाई के खेतों में काम करेंगे, फिर बाद में ले आएंगे। तो अपने भाई के घर खेतों में काम न करके वापस आ गए हैं, इसलिए उसे क्रोध आया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप आरोप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। मतलब तुम भी खिलाते हो, औरतों को खिलाता नहीं, और तो सब पानी पिला के रखते हैं। जोरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भाग्य इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। देखो क्रोध आया ना, वो वहाँ से भाई से भाग करके आ गए। तो अब इन्हें मैं कोई चारा वगैरह, खड़ वगैरह कुछ नहीं, उनको नहीं दूंगी, सूखा चारा दूंगी, कोई खाना तो खाओ वरना मरो जाए मेरे लिए। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद हिदायत कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। तो चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के दिन हमें कल से करेंगे। धन्यवाद।